बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिजिक्स न्यू बुक फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक नंबर 4.3 पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, फिर उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, ये सारा कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स की जो डेफिनेशन है पहले वो पढ़ लेते हैं। इफ़ द वर्क डन बाय अ फोर्स, अगर किसी फोर्स के ज़रिए जो वर्क हो रहा है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, अब उस फोर्स के ज़रिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। अब वो जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड ना करे, मतलब हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, चाहे आप यूं दरमियान से होकर चले जाएं या नीचे से ऐसे होकर ऊपर पहुंच जाएं या ऊपर से पहले जाएं फिर ऐसे उस पॉइंट पे पहुंच जाएं। ऐसा ऐसी फोर्स जिसके ज़रिए किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एक तो ये डेफिनेशन है, मतलब ऐसी फोर्स जिसके ज़रिए जो वर्क परफॉर्म किया जाए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना, वर्क करने के लिए फोर्स का होना ज़रूरी है। फोर्स होगी तो साथ डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा तो वर्क होगा। तो ऐसी फोर्स जिसका वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड ना करे, दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ है उस पर डिपेंड ना करे, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। या इसकी दूसरी डेफिनेशन एक और भी है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ टू बी जीरो। ऐसी फोर्स जिसके जरिए क्लोज पाथ में अगर हम वर्क करें वो जीरो आया, उसका आंसर जीरो आया। क्लोज पाथ में वर्क करने का आंसर अगर जीरो आ रहा है तो ऐसी फोर्स जो होगी उसको भी हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि बुक में भी मेंशन्ड है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इसके जरिए जो वर्क होगा वो पाथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा, दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। और अगर हम किसी क्लोज पाथ का वर्क कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में तो वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ये अभी हमने प्रूव भी करना है, हमारी बुक में यही वाली एग्जांपल जो एक्सप्लेन की गई है, बाकी दो नहीं की गई। बाकी दो एग्जांपल्स भी हैं वैसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव कैसे है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए वो कैसे पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये अब हमने देखना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और हम देखेंगे कि वाकई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या उसका जो वर्क है वो दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या ये वाकई बात सच है, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, इस बात को हमने करना है प्रूव, ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर हम किसी क्लोज पाथ में वर्क करें क्या वो वाकई जीरो आता है या नहीं। दोनों डेफिनेशंस को जो है वो हम वेरीफाई करेंगे अब ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। देखें, जितनी भी स्पेस है ना, मतलब जमीन के गिर्द जो जगह है वो सारी की सारी क्या है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। मतलब वो जगह जमीन के गिर्द जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती है वो उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, ये जो जगह है ये कोई ज़मीन है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक मैस है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैस एम है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी सी हाइट पे ऊपर उठा लेता हूँ। अब अगर उसको छोड़ूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी और इसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो ये जो जगह है जहाँ पे ये अमल हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, ये सारी जगह क्या कहलाती है, ज़मीन के गिर्द की जगह जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, इस जगह को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्पेस और रीजन around the earth in which gravitational force act on a body is called gravitational field। तो जमीन के गिर्द वो तमाम जगह जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती है वो उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है, ठीक है।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ग्रेविटेशनल फील्ड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा होता है, द वर्क इज डन, उसका जो वर्क है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स ऐड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मतलब उसका जो वर्क है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो टॉपिक का नेम है वो इसी सेंस में है, क्योंकि हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और ये प्रूव करना है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इस चीज को समझने के लिए ये डायग्राम पे गौर करें। ये डायग्राम बुक पे बनी हुई है, बिल्कुल सेम वही डायग्राम है। इसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने डिस्प्लेस किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब इसने एक ऑब्जेक्ट है, उसने पॉइंट ए से बी जाना है। ठीक है, ये जो सरफेस है ना ए से डी तक, समझ लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, तो ये अर्थ के गिर्द क्या है, ये उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, मैंने पढ़ा है ना अभी, जमीन के गिर्द जो जगह होती है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो हम ये समझेंगे ये हमारी जमीन है। अब ए से एक पॉइंट ने चलना है, और ये जमीन के रेफरेंस से हाइट एच पे एक और पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है। इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चल के इस हाइट एच को कवर करके इस पॉइंट बी पे जाना है। ठीक है, अब चूंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है एरिया, इसलिए इसके अंदर जो वर्क होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पड़ा हुआ है किसके इक्वल होती है, एम जी के इक्वल होती है। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ड्यूरेशन में जो फोर्स एक्ट करेगी वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो बॉडी के वेट के इक्वल होगी, डब्ल्यू बराबर है एम जी। तो यहाँ पे अब एफ की जगह पे आप एम जी लिख सकते हैं जब हम कैलकुलेशनें करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ना तीन पाथ हैं, ए से लेके बी तक पहुंचने में हमारे पास तीन रास्ते हैं। पाथ वन पी वन वो ये है कि आप ए से डी पे जाएं पहले, फिर डी से बी पे चले जाएं, तब भी आप बी पे पहुंच गए। दूसरा पाथ ये है कि आप ए से सी जाएं पहले, फिर सी से बी पे चले जाएं, तब भी आप वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा एक अंदर से शॉर्टकट है, ए से होते हुए आप बी पे चले जाइए, तीसरा पाथ है। तो अब हमने इस टॉपिक में यही प्रूव करना है कि चाहे आप पाथ वन को फॉलो करके बी पे पहुंच जाएं, चाहे आप पाथ टू को फॉलो करके बी पे पहुंच जाएं, चाहे आप पाथ थ्री को फॉलो करते हुए बी पे पहुंचे, जो वर्क डन है वो सेम रहेगा, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यही तो डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स की, कि ऐसी फोर्स जिसके जरिए जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, दो पॉइंट के दरमियान पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे पॉइंट कौन से हैं हमारे, ए और बी पॉइंट है। अब इनके दरमियान चाहे आप यूं ऐसे करके पहुंच जाओ, चाहे चाहे इधर से पहुंच जाओ, चाहे ऐसे मूव करके वहां पहुंच जाओ, सेम आंसर आएगा, कोई पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन हमारा। अब हमने ये प्रूव करना है, तो अब हम बारी बारी तीनों पाथ का वर्क कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर सेम आता है या नहीं आता। अब हम सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करते हैं पाथ ए डी बी का, वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी। ठीक है, तो वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी, तो क्या हम लिखेंगे, वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू नीचे लिख देंगे ए डी बी। ठीक है, ये ए डी बी हमारा कौन सा पाथ है, बोला पहला पाथ है, तो पहले पाथ का वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये जो हमारा पाथ है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड है, ए डी अलग है, डी बी अलग है। तो हम लिखेंगे डब्ल्यू ए टू डी प्लस डब्ल्यू डी टू बी। ठीक है, अब वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डी। ठीक है, एफ डी होता है ना, तो यहाँ पे एफ की जगह बजाय हमने क्या लिखना है, एम जी लिखना है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए वर्क हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी के इक्वल होती है। तो वो जो हम लिखते थे ना वहाँ पे एफ डी कोस थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम जी, और डी की जगह पे क्या लिखेंगे, डी हमारा पाथ कितना है, ए डी, तो एम जी ए डी लिख देंगे, यहाँ पे ए डी है ना, तो एम जी ए डी, यहाँ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो ए डी होगा। तो एम जी ए डी, बेसिकली ये मैंने एफ डी ही लिखा है, एफ की जगह एम जी लिखा है और डिस्प्लेसमेंट वो ए डी। तो एफ डी कॉस थीटा, तो एम जी ए डी कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी डी बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब देखें ये फोर्स है ना एम जी, ये डिस्प्लेसमेंट है ए डी। अब देखें फोर्स यू है, डिस्प्लेसमेंट यू है, तो एंगल कितना बनेगा, जारी बात है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनेगा। तो एम जी ए डी कॉज 90 डिग्री जमा एम जी डी बी, एम जी डी बी।
अब एंगल देखें कितना बनेगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल देखें, फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, डी वी जो है वो अपवर्ड है, तो एक डाउन एक अप, एंटी पैरेलल में 180, तो यहाँ हो जाएगा एम जी डी वी कॉज 180 डिग्री। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यूज लगा दें, कॉज 90 तो जीरो हो जाता है, तो एम जी ए डी इंटू जीरो प्लस एम जी। अब ये जो डी बी है ना, अगर आप देखें डी बी हमारी हाइट है, डी से लेके बी तक ये हमारी सारी हाइट है, डी बी चूंकि हाइट है तो मैं इसकी जगह एच लिख रहा हूँ, कॉस 180 कितना होता है -1, तो वो मैंने -1 लिख दिया। तो अब हमारी जो वर्क आ जाएगा ए डी बी वो आपके सामने है, अब माइनस एम जी एच आ जाएगा, डब्ल्यू ए डी बी दैट इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस एम जी एच, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पाथ 1 का वर्क कैलकुलेट हो गया। अब हमने बाकी दो पाथ का कैलकुलेट करना है, क्या वो भी माइनस एम जी एच आता है? नाउ अब हम जो है कैलकुलेट करते हैं पाथ 2 का वर्क। पाथ 2 कौन सा है? ए सी बी, मतलब अब हम डब्ल्यू ए सी बी कैलकुलेट करेंगे, वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, डब्ल्यू ए सी प्लस डब्ल्यू सी बी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे किया था ए डी प्लस डी बी किया था, तो अब हम क्या लिखेंगे, वर्क डन अलोंग पाथ ए सी बी, वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए सी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए सी प्लस डब्ल्यू सी बी। ठीक है, अब उसी तरह W इज इक्वल टू होता है एफ डी, तो यहाँ एफ की बजाय क्या आना है, एम जी, डिस्प्लेसमेंट तो ए सी हो जाएगा, एम जी ए सी साथ में कोस थीटा जैसे ऊपर किया था, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एम जी सी बी कोस थीटा, एम जी सी बी कोस थीटा। अब इनके एंगल देख लेते हैं, एम जी और ए सी में कितना एंगल बन रहा है। अगर आप ये देखें, ए सी मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर है और फोर्स हमारी जो है एम जी वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे ये देखें आपके सामने एंटी पैरेलल की कंडीशन है, कॉस 180, तो ए सी के साथ कॉस 180 होगा, तो लिख दें एम जी ए सी कॉस 180, एम जी ए सी कॉस 180 प्लस यहाँ पे देखें एम जी सी बी कॉस कितना बन रहा है, सी बी और एम जी, सी बी हमारा डिस्प्लेसमेंट यूं जा रहा है और हमारा जो फोर्स है एम जी वो यूं डाउनवर्ड है, ये देख लें ये डाउनवर्ड है, कितना एंगल 90 डिग्री बनेगा ना, तो 90 लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ सी बी कॉस 90, तो कॉस 90 डिग्री। अब हमें पता है कॉस 90 जीरो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एम जी, अब ए सी हाइट के इक्वल है या नहीं ये देख ले जरा, ये देखें ए सी जो है ना ये हाइट एच के इक्वल है, हाइट एच ए सी है ना, ए से लेके सी तक ये जो है ये हाइट एच ही तो है, तो वहाँ मैं एच लिख रहा हूँ, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पे एच ही लिख रहा हूँ, तो ए सी की जगह पे मैंने लिख दिया एच कॉस 180 -1 प्लस ये कॉस 90 की वजह से सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आंसर देखें हमारा माइनस एम जी एच ही आ गया। तो देखिए दो पाथ का जो वर्क है हमारा वो सेम आ गया। अब हमने जो अंदर वाला पाथ है ना, कर्व पाथ शॉर्टकट वाला पाथ 3 ए से बी है, उसका वर्क कैलकुलेट करना है और उसका आंसर भी चेक करना है क्या वाकई एम जी एच आता है माइनस एम जी एच। तो अब हम चेक कैलकुलेट करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब वर्क डन अलोंग पाथ ए टू बी, अगर आप इस पाथ को गौर से देखें तो ये जो पाथ है ना हमारा, ये ए से बी जो पाथ है ये कर्व पाथ है, यहाँ पे तो फोर्स W इज इक्वल टू एफ डी फार्मूला लगना ही नहीं, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ये बिल्कुल वही जैसा हमने पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जिसमें पॉइंट ए से बी बॉडी मूव करती थी, पाथ जो है वो जो वो जिगजैग सा था, बिल्कुल वैसा ही पाथ है। तो क्या किया था इस सूरत में, हमने पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड किया था ताकि हमारा फार्मूला जो है ना W इज इक्वल टू एफ डी यहाँ पे लग जाए। यहाँ पे तो एफ डी लग ही नहीं सकता क्योंकि पाथ जो है वो इस पाथ में फोर्स कांस्टेंट कोई नहीं है, तो हम इसको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करेंगे पहले। तो वो जो पाथ है ना उसकी डायग्राम हम अलग से बना देंगे जैसे कि बुक में बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये एक्स वाई प्लेन हम बनाएंगे, उसके अंदर हमारा पाथ है ये ए से बी। ठीक है, अब इसको हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है
तो इसलिए अब हम जो इसको छोटे छोटे पाथ में डिवाइड करेंगे ना, वो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। इस तरह करके फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसे करके हम इसको जो अपने पाथ को पहले जो है ना हम लिखा डिस्प्लेसमेंट यू करके बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टेप, फिर वर्टिकल स्टेप हॉरिजॉन्टल स्टेप, फिर वर्टिकल स्टेप, ठीक है। ऐसे करके हम अपना डिवाइड कर लेंगे इसको। पहले तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में डिवाइड करने के बाद अपन छोटे छोटे इंटरवल बनाएंगे, डेल वाई 1, ठीक है, नेक्स्ट डेल वाई 2, उसके बाद तीसरा इंटरवल डेल वाई 3 होगा, अप टू सोन आखिरी इंटरवल होगा डेल वाई n, ठीक है। यूँ करके हमारे पूरे डिस्प्लेसमेंट को हम छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे, ताकि हर इंटरवल के लिए हमारी फ़ोर्स कांस्टेंट हो जाए। देखिए छोटा सा इंटरवल है ना, छोटे से इंटरवल में तो फ़ोर्स कांस्टेंट होती है ना, तो इसलिए फ़ोर्स को कांस्टेंट करना था हमने, इसलिए हमने पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड किया, जैसे पिछले टॉपिक में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में किया था, ताकि फ़ोर्स कांस्टेंट हो जाए और हमारा जो फार्मूला है ना W=F.D वो लग जाए, ठीक है। तो अब हमने ये काम कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो वर्क डन है फ्रॉम A to B अब दो हिस्सों में डिवाइड है। एक है WH मतलब हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क, प्लस WV प्लस ये वर्टिकल स्टेप का वर्क, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल स्टेप का वर्क है ना, ये ज़ीरो है उस सूरत में। अगर आप ये देखें क्योंकि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, mg डाउनवर्ड है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है। और जो हॉरिजॉन्टल स्टेप है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अगर आप उसका एंगल चेक करें ना, तो वो 90 डिग्री बनेगा। ये देखें, ये डाउनवर्ड जो है mg है और हॉरिजॉन्टल स्टेप जो है एक्स एक्सिस पे होता है, तो एंगल 90 बन रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे WH जो है वो ज़ीरो है। WH क्यों ज़ीरो है? बिकॉज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल स्टेप एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ 90 डिग्री, कॉज 90 ज़ीरो होता है, इसलिए जो है ना WH हमारा जो वो ज़ीरो होगा। तो अब हम वर्टिकल स्टेप जो है WV उसका वर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब वो जो हमारा स्टेप है ना वो छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड है, तो फार्मूला F.D के मुताबिक क्या हो जाएगा, mg.del y1, ये वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। तो दूसरा F.D के मुताबिक वहाँ पे दूसरे स्टेप का हो जाएगा mg.del y2, इस तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा। जो लास्ट वाला स्टेप है वो जाएगा mg.del y n। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे, साथ में इनके कॉस थीटा भी लिख देंगे, mg.del y1 कॉस थीटा प्लस mg.del y2 कॉस थीटा। अब ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखें mg.del y1 कॉस थीटा लिख दिया, प्लस mg.del y2 कॉस थीटा लिखेंगे। इसी तरह फिर अप टू सो ऑन चलता जाएगा mg.del y n कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह करके हम जो है अब इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने लिख लिया अपने ऊपर वाले फार्मूले को, F.D वाले को, ठीक है जी। अब हमने एंगल देखना है कि कितना बन रहा है वर्टिकल स्टेप और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान एंगल। वर्टिकल स्टेप का मतलब है हम ऊपर जा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, ठीक है। तो वर्टिकल स्टेप अपवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, वो डाउनवर्ड होती है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें कुछ कॉमन है, mg cos थीटा सब में है, तो mg cos थीटा हम क्या कॉमन ले लेंगे, थीटा की जगह 180 पुट कर देंगे। तो देखें mg cos 180 ये कॉमन है, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह जाएगा del y1 प्लस del y2 प्लस del y3 अप टू सो ऑन del y n, ठीक है। ये हमने mg cos थीटा कॉमन लिया इस स्टेप में, और अंदर del y1 प्लस del y2 del y3 अप टू सो ऑन del y n रह गया। थीटा की जगह हमने 180 पुट किया। कैसे 180 है वो मैंने भी आपको बताया। अब अगर आप देखें तो हम del y1 प्लस del y2 del y3 ये पूरे पाथ का वर्क है। देखें del y1 del y2 ये सारा चलता जा रहा हो del y n तक, ये सारा क्या है, ये हाइट h के इक्वल है, ठीक है ना, ये हाइट कवर कर रहा है। तो अब यहाँ del y1 प्लस del y2 del y n की जगह पे हम h लिखेंगे और cos 180 के यहाँ -1 लिख देंगे, तो माइनस mg h, ठीक है। तो तीसरे पाथ का वर्क भी माइनस mgh आ गया जो हमने निकालना था। तो ये बात जो थी कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप जिधर से हो के मर्ज़ी चले जाएं, आंसर सेम आता है। तो हमने देखा कि वाकई तीनों पाथ में जो वर्क कैलकुलेट किया है ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए, उसमें वर्क जो है वो सेम आया -mgh। तो अब हमारी जो डेफिनेशन थी पहली, if the work done by force in moving an object between 2 points is independent of the path followed, ये डेफिनेशन थी ना पहली कंजर्वेटिव फोर्स की। अगर फोर्स जो वर्क लगा कर रही है वो
दो पॉइंट के दरमियान पाथ पे डिपेंड ना करे तो ऐसी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना, उसके जरिए जो क्लोज पाथ में वर्क होता है ना, उसका आंसर जीरो आता है। ये भी प्रूव कर लेते हैं, फिर दोनों डेफिनेशन वेरीफाई हो जाएंगी। फिर हम कह देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। दैट ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है ए बी सी डी ए, ठीक है, ये क्लोज पाथ है। अब हमें साबित करना है कि इस क्लोज पाथ का वर्क जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए जीरो होता है। याद रहे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन वो एम जी, वो बॉडी की वेट की इक्वल होती है, वो डाउनवर्ड एक्ट करती है, ठीक है, जब भी बॉडी कोई हाइट पे होती है। तो अब हम यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करने लगे हैं डब्ल्यू ए बी सी डी, डब्ल्यू ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास चार पाथ है। डब्ल्यू ए बी पहले कैलकुलेट करेंगे, साथ फिर डब्ल्यू बी सी, फिर डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए, ठीक है। तो अब ये चारों पाथ का वर्क कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे क्या वाकई जीरो आता है या नहीं आता। अब देखें ए बी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एफ डॉट डी फार्मूला, एफ फोर्स तो वो एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने एम जी लिखनी है ना, और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड लेनी है, ठीक है, जैसे पहले करते आए हैं। तो एम जी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ए बी है, तो एम जी ए बी कॉज, अब देखिए एंगल कितना बनेगा, ए बी यूं है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है 90 बनेगा, तो यहाँ पे कॉज 90 लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी बी सी। अब बी सी देखें, अगर आप बी सी तो हाइट है ना, इसको तो हमने एच लिया हुआ, हाइट है ये हो या ये हो, ये हाइट है। तो एम जी बी सी की बजाय वैसे एच लिख देना चाहिए था, मैं इसको एच ही कर रहा हूँ अभी एक स्टेप में। एम जी एच कॉज एंगल कितना बनेगा 180, क्योंकि बी सी हाइट हमारी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, यहाँ 180 बन जाएगा, ठीक है। अब तीसरा एम जी सी डी प्लस एम जी सी डी, यहाँ कॉज कितना बनेगा थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है 90, कॉज 90 प्लस एम जी, अब डी ए देखें हाइट है तो यहाँ एच लिख दें, और कॉज यहाँ कितना बनेगा। अब देखें इस सूरत में हमारी जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो है डाउनवर्ड, और फोर्स भी जो है वो डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पैरेलल है, पैरेलल में एंगल जीरो होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये ए बी वाला तो जीरो हो जाएगा, कॉस 90 है तो जीरो, यहाँ पे 180 है तो ये आ जाएगा माइनस एम जी एच, प्लस ये 90 वाला है तो ये जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एम जी एच, ये माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच कट गए, तो ये जीरो आ गया। तो दूसरी डेफिनेशन भी वेरीफाई होगी कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ जो है वो जीरो होता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स साबित हो गई। अब बाकी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही आपने करनी है, वो यहीं से कर लें बुक से। A force is non-conservative if the work done by it moving an object between 2 points or in a closed path depends on the path of the motion। ऐसी फोर्स जिसका वर्क जो है दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ पे डिपेंड करता है और किसी क्लोज पाथ में जीरो भी नहीं आता, तो वो होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब पहले वाली डेफिनेशन को उल्टा देना आपने, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये एक एग्जांपल है। इस तरह कुछ और भी नीचे दी गई है। द अदर एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स एंड प्रोपल्शन फोर्स ऑफ रॉकेट। ये सारी जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स हैं। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही है, लेकिन वो जो कंजर्वेटिव वाला है ना वो लॉन्ग है। वो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, और साबित करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये शॉर्ट में ही है, इसकी डेफिनेशन कर लें, और ये चार पांच जो एग्जांपल्स दी गई हैं ये आपने खुद लिख लेनी है बुक से देख के। बाकी जो रिटर्न लेक्चर है वो मैं आपके साथ अब शेयर कर देता हूँ, किस तरतीब से लिखना है आपने। सबसे पहले व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है उसकी दोनों डिफाइंस लिखें, एग्जांपल्स लिखें इसकी, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन लिखनी है आपने, फिर साइन कन्वेंशन, कब पॉजिटिव वर्क होगा और कब नेगेटिव होगा ये लिखना है आपने, और कब जीरो वर्क होगा, ये हमने सारी डिटेल पढ़ ली है।
बाकी फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन की आप हेडिंग लगा के, ये डायग्राम बना के, डायग्राम आप बुक से देख के बनाया करें। यहाँ पे जो है ये इसमें गलती हो सकती है क्योंकि स्टूडेंट्स ने बनाई होती है, हो सकता है उनसे गलती होगी हो, तो आप ये बुक से खुद बनाया करें। बाकी ये डेरिवेशन और जो थ्योरी लिखी होती है ये सही होती है। उसके बाद ये कुछ थ्योरी है, फिर हर पाथ का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे, WACB, फिर इसी तरह WADB वो कैलकुलेट करेंगे। ये B लिखा हुआ है। ये डायग्राम भी आपने बुक से देख के बनानी है। यहाँ पे प्लस होगा। ये लास्ट पेज है। तो इसके बाद आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल वो बुक से देख के लिख दें। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो को शेयर किया करें काइंडली। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।